हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चले। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उन सभी को देखिए बता दिए कि हमारे चैनल पर जो आपकी यूपी ट्रिपल पीटी एग्जाम 2023 की आपकी जो तैयारी है रेगुलर बेसिस पर डेली करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है। बाकी क्लास का अगर समय की बात करें, क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह डेली 10 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। बाकी जो रीजनिंग और मैथ्स की क्लास है दोपहर को 3 बजे, और जो आपकी हिंदी और जनरल अवेयरनेस की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे। तो हमारे ये जो 3 क्लासेस है इसका समय जो आप नोट करके रखिए, शेड्यूल जो है इसको याद करके रखिए। इसी टाइम पर जो आपको देखिए क्लास से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट करना है। ठीक है। बाकी अगर पीडीएफ चाहिए आप सभी तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप जाएंगे तो वहाँ पे फ्री में इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करके अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक देगा। परीक्षा के शिक्षण का इंस्टाग्राम का पेज है। तो आपका अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन में, तो आप हमें वहाँ पर भी जाके पूछ सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन रहेगा, कोई भी डाउट रहेगा तो ठीक। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास को एक लाइक कर दीजिए। क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए। ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। देखेंगे क्या क्या पूछा गया। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, उत्तर देते हुए चलेंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? बताइए। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, किसके शासनकाल में जो आपका इब्न बतूता था भारत आया था? साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर हो साथियों मोहम्मद बिन तुगलक के। जो आपका बी वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जब आपका इब्न बतूता था भारत आया था। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा। दूसरा नंबर ध्यान से देख के उत्तर देंगे। सही का क्या दिएगा? तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी? बताइए। तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो तुलु राजवंश की जो स्थापना है वीर नरसिंह ने की थी। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तुलु वंश की स्थापना जो है नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने की थी। इतिहास में इसे द्वितीय बलापहार की संज्ञा जो है दी गई है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका तीसरा नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। सही उत्तर क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा जो है आगरा के किले का जो है निर्माण करवाया गया? तो बताइए। किस मुगल सम्राट द्वारा जो है आगरा के किले का निर्माण करवाया गया है? साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा। जो आपका बी वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर। ठीक है। आगरा के किले का जो निर्माण है आपको 1565 से 1573 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वारा किया गया था। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखेंगे चौथा नंबर है, उत्तर देंगे कोशिश करेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने का जो है भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? बताइए। बक्सर के युद्ध के बाद जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर साथियों 26 लाख। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही है। बक्सर का जो युद्ध है 1764 ईस्वी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ। इस युद्ध में जो है अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज विजयी हुए। मुगल सम्राट की इस विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत प्रतिवर्ष 26 लाख मुगल सम्राट को देने के लिए जो है सहमत हुई थी। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, पांचवा नंबर उत्तर देंगे। सही तो क्या पूछा गया? ध्यान से देखिएगा, उत्तर दिए। पांचवें पे आपका पूछा बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित जो सारनाथ है क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए। बौद्धों के लिए जो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ है साथियों यह क्यों महत्वपूर्ण है? तीर्थस्थल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, बौद्धों के लिए आपका सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन जो हुआ था आपका यहीं पर हुआ था। जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन पहले पे आपका सॉरी पांचवें पे आपका सही था। ठीक है। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ आपका क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने जो है सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका छठा नंबर, उत्तर देंगे। सोचो क्या पूछा गया है? महात्मा गांधी के लिए रिक्त स्थान जो है भारतीय मानवता की एकता
इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। क्या बताइए, महात्मा गांधी के लिए क्या जो है भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक दर्शाती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खादी। ठीक है, महात्मा गांधी के लिए जो खादी है भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखें 7वां नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या पूछा गया। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? गदर क्रांति जो है आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग। तो आपका राइट आंसर है प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना था। याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। ठीक है, 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने जो है भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोर उन्हें उद्वेलित कर दिया था। ठीक है, इसकी वजह से जो है गदर क्रांति आरंभ हुई थी। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 8वां नंबर, उत्तर देंगे। क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को रिक्त स्थान चरण भी कहा जाता है। बताइए कौन सा? भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को और कौन सा चरण भी कहा जाता है? अंतिम, आरंभिक, मध्यम, संकटपूर्ण। इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? तो आपका राइट आंसर है मध्यम चरण। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 8वें पे आपका सही। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को जो है उदारवादी चरण कहा जाता है। याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पे उदारवादी नहीं दिया गया है, आपका मध्यम दिया गया, तो आपका मध्यम हो जाएगा। क्लियर है। प्रथम चरण की मुख्य घटना जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। याद रखिएगा। स्पष्ट लक्ष्यों के साथ साथ स्थापित इस संस्था का प्रतिनिधित्व शिक्षित मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा था, जो पश्चिम की उदारवादी एवं अतिवादी विचारधारा से प्रेरित था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 9 नंबर, उत्तर देंगे। सोते क्या पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर 1885 में। ठीक है, 1885 में जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में जो है एओ ह्यूम ने, और इसका जो है प्रथम अधिवेशन जो है मुंबई में हुआ था। ठीक है, क्लियर है। इसके प्रथम अध्यक्ष आपके जो है WC बनर्जी थे। ठीक, उमेश चंद्र बनर्जी। याद रखिएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 10वां नंबर, उत्तर देंगे। सही उत्तर का हो जाएगा, किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक जो है ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? बताइए, किसके द्वारा जो है घोषणा की गई थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा जो है भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो क्लीमेंट एटली द्वारा जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लीमेंट एटली द्वारा घोषणा की गई थी कि 30 जून 1948 तक जो है भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी ब्रिटिश द्वारा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 11 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर क्या। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती है उन्हें क्या कहते हैं? बताइए, जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती है उन्हें क्या कहते हैं? सदाबहार वन कहते हैं, शंकुधारी वन कहते हैं, पर्णपाती वन कहते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो साथ है? तो इसका राइट आंसर उन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 12 नंबर है, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। सोचेगा, आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है? बताइए, आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जो क्षेत्र है सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है? 12 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी बेसिन, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे उत्तर देंगे 13 पर से उत्तर का, ध्यान से देख के बताएंगे। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? बताइए, थार है, सहारा है, गोबी है, मोजाओ है, कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान जो आपका सहारा रेगिस्तान है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल सहारा है, जो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में फैला है। याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देंगे। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? अच्छा, विश्व का सबसे झरना स्थित है कहाँ पर, हमको ये बताना है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है कहाँ पर साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
तो आपका राइट आंसर वेनेजुएला में, ठीक है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका विश्व का सबसे ऊंचा झरना जो आपका एंजिला झरना है, याद रखिए, जिसकी ऊंचाई है 9,979 मीटर, ठीक है। और कहाँ स्थित है, तो आपका वेनेजुएला में। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प सही उत्तर 14 पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 15 नंबर उत्तर देंगे सही। तो सभी को क्लियर रहना यहाँ तक। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी, बताइए। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सा साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला की अगर बात करेंगे साथियों, आपका एंडीज है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 15 पे आपका सही उत्तर, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला आपकी एंडीज हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखेंगे 16 नंबर है, ध्यान से देखिएगा उत्तर देगा। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा, ठीक है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में से बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक है, कैनरा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या सेंट्रल बैंक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में से सबसे बड़ा बैंक जो आपका देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं, ध्यान से देखें क्या पूछा है, उत्तर देंगे कोशिश करेंगे 1775 का, और ठीक है। सॉफ्ट बैंक, रिक्त स्थान और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीनटेक, ठीक है, बनाया है, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। किसने, सॉफ्ट बैंक और कौन सी कंपनी जो है फॉक्सन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीनटेक बनाया है, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में जो है 10 वर्षों में लगभग $20 मिलियन का निवेश करेगा। साथियों बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो साथियों भारत इंटरप्राइजेस। जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है सभी को। क्लियर। सॉफ्ट बैंक, भारतीय इंटरप्राइजेस और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने जो है एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीनटेक बनाया है, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में 10 वर्षों में लगभग जो है $20 बिलियन का निवेश करेगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 18 नंबर, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे सही। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार जो है प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो क्षेत्र है प्राथमिक मतलब कौन सा जो रोजगार है प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ रोजगार नहीं है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा पुजारी। पुजारी जो आपका देखिए तृतीय क्षेत्र का होता है, याद रखिएगा, ठीक है, सेवा क्षेत्र में आता है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 19 नंबर है, उत्तर देंगे सही। किसी फसल को सहायता देने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा करती है, बताइए। किसी फसल को सहायता देने के लिए जो सरकार है कौन सी घोषणा करती है साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य का, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है कृषि उत्पादकों के लिए एक प्रकार का बीमा कीमत होती है। इसके द्वारा सरकार जो है कृषकों को आश्वासन देती है कि खाद्यान्न की कीमतें कीमत के नीचे गिरने नहीं दी जाएगी, ठीक है। यदि कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिरती हैं तो सरकार घोषित न्यूनतम समर्थित कीमत पर जो है खाद्यान्नों का क्रय कर लेगी, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 20 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर। क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं आती, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी जो उपज है न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं आती साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर फसल, सब्जी और फल। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सब्जी और फल जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। कृषि लागत और मूल्य आयोग तथा कृषि और सहकारिता विभाग कई की अनुशंसा पर जो तो नीति आयोग ने 23 फसलों पर जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 21 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर। संसद में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित, बताइए। संसद में गुजरात की कितनी सीटें आवंटित है साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर होगा 26, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सभी का। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 22 नंबर है, संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, बताइए। संसद में जो खर्च होते हैं किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, 22 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर राष्ट्रपति द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन 22 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर।
भारत का जो संसद है राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनता है। संसद के जो है निम्न सदन को लोकसभा एवं उच्च सदन को जो है राज्यसभा कहते हैं, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों की जो है अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552। ठीक है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो है 80 तथा गुजरात में जो है 26 लोक सीटें आवंटित थी, इतने याद रखिएगा, ठीक है। और संसद के खर्च की बात करें, संसद का जो खर्च का नियंत्रक है आपका, देखिए कौन कहता है, तो आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे, इसको सही कर लीजिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक करता है, ठीक है, राष्ट्रपति नहीं करता। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है संसद के खर्च का नियंत्रित करते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 23 उत्तर देगा, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? बताइए, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो आपका सी ऑप्शन दिया गया है 23 पे आपका सही। भारत सरकार का प्रथम निधि अधिकारी जो आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, क्लियर है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 24 नंबर, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। जहाँ पूछा है आपका, निम्न में से किसने भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है शपथ ग्रहण की है? बताइए, निम्न में से किसने जो है भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है शपथ ग्रहण की है? 24 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर एन वी रमन ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन 24 पे आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है एन वी रमन, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर यहाँ तक सभी का, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 25 नंबर उत्तर देंगे सही। नव सृजित उच्च न्यायालय है क्या? बताइए, नव सृजित उच्च न्यायालय कौन से हैं साथियों? 25 पे से उत्तर का, तो आपका राइट आंसर मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। नव सृजित उच्च न्यायालय जो है मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा है, याद रखिए। 1 जनवरी 2019 को जो है आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश के 25वें न्यायालय का जो है सृजन हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का जो है प्रावधान है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार संसद को जो है एक अधिकार दिया गया था कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कर सकती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो नवसृजित उच्च न्यायालय आपके मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा हो जाएंगे, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 26 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या? कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? बताइए, कौन सा जीवित पक्षी जो है विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाए? तो आपका राइट आंसर होगा बी हम्बिंग बर्ड, जो आपका दिया गया यहाँ पे पी वाला विकल्प आपका राइट है, ठीक है। बी हम्बिंग बर्ड जो है विश्व का सबसे छोटा पक्षी है और अंडा दे, मतलब विश्व का सबसे छोटा अंडा देती है, याद रखिए, ठीक है। जीवित पक्षी है जो कि सबसे छोटा अंडा देती है विश्व का, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक, क्लियर है। हम्बिंग बर्ड्स को विश्व का सबसे छोटा पक्षी तथा सबसे छोटा अंडा देने वाली पक्षी के रूप में जो है जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक। चिली के वनों में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 27 नंबर है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए, घाव का जो अध्ययन है साथियों क्या कहलाता है? इसको सही उत्तर क्या हो जाए? तो आपका राइट आंसर होगा ट्रेमेटोलॉजी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट है। घाव का जो अध्ययन है ट्रेमेटोलॉजी कहलाता है, क्लियर यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 28 नंबर है, उत्तर देंगे राइट आंसर का। सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान किसकी श्रेणी में होता है? बताइए, सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का जो पीएच मान किस श्रेणी में होता है साथियों? 28 पे सही उत्तर क्या होता है? तो आपका राइट आंसर होगा 6.5 से 8.5, जो आपका दिया गया यहाँ पे पी वाला विकल्प आपका राइट है, ठीक है। शुद्ध पानी का जो पीएच होता है 7 होता है, सामान्य रूप से 7 से कम पीएच के साथ पानी अम्लीय माना जाता है। 7 से अधिक पीएच के साथ जो पानी आपका देखिए क्षारीय माना जाता है। सतह जल जो है प्राणियों में पीएच के लिए सामान्यतः 6.5 से 8.5 होती है, और भूजल प्राणियों के लिए पीएच जो है 6 से जो 8.5 के बीच होते हैं, ठीक है। तो 6.5 से 8.5 जो आपका दिया गया यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 29 नंबर है, उत्तर देंगे राइट आंसर का जाओ। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन आपका एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, कैडमियम। 29 पे से उत्तर का राइट आंसर होगा कैडमियम, जो आपका दिया गया टी वाला पिकअप 29 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर का। और पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि का जो मात्रक है जूल नहीं है साथियों? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर सामर्थ्य का, ठीक है। बाकी यांत्रिक ऊर्जा, कार्य और उसमें इन सभी का जो आपका मात्रिक ऊर्जा होता है जूल होता है। क्लियर है? क्लियर है सभी को यहाँ तक? ठीक है,
सामर्थ्य या तो शक्ति, इसका क्या होता है, तो इसका वॉट होता है, याद रखिएगा। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी क्लास को लाइक, चैनल पर पहली बार तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर हमें कमेंट करके बताइएगा आपको जो है क्लास कैसी लगी, ठीक है। अपना फीडबैक जो है हमें दीजिएगा नीचे कमेंट में। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी के क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।